ओएसएम को लेकर तमाम बातें कही हैं और मैं शुरुआत उसी से करूंगी कि इस वक्त ओएसएम एक ऐसा मामला है जब एक ऐसे पड़ाव में छात्र है जब अपने करियर की उड़ान वो भरने वाला है। यूनिवर्सिटी का दाखिला है, कॉलेज का दाखिला है, अब वो क्या फेरे में पड़ा है, वैल्यूएशन जो हो रही है, इवैल्यूएशन जो हो रही है, रीवैल्यूएशन जो हो रही है। ऐसे में ऐसे अभिभावकों को, छात्रों को अभी आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे दायित्व, मेरे समवेदना, मेरे सिंपैथी विद्यार्थियों की एंग्जाइटी के साथ है। मैं उस विषय में देश की शिक्षा विभाग के दायित्व में रहने के नाते मैं खुद को जवाबदेही मानता हूं। हमारे दायित्व इसकी उस तनाव में कैसे बच्चों को निवृत्त करना, कैसे उनको रिलीफ देना। आपने ओएसएम के बारे में पूछा और उसमें ओएसएम एक बाधक इस प्रकार के आपने एक चित्रण किया। देखिए, हर एक साल परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद रीअसेसमेंट की मांग होती है, उसकी व्यवस्था भी है। हर एक साल रीवैल्यूएशन भी होती है। ये कोई नई व्यवस्था नहीं हो। जो रीवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट की जो प्रक्रिया थी वो डिजिटली होती थी। विद्यार्थी अपने प्रश्न लिखने के बाद, परीक्षा वैल्यूएशन के बाद जब उनकी रिजल्ट आता है, रिजल्ट में अगर सहमत नहीं होती है, वो अपना अधिकार है वो जाके दोबारा पूछे कि भाई मेरे इसमें क्यों कम नंबर आया। उसकी एक प्रक्रिया वो डिजिटली होता था, इस बार भी डिजिटली हो रहा है। उसकी पहले इस बार एक नया चीज किया सीबीएसई ने। इसकी जो इवैल्यूएशन होता है परीक्षा पत्र की, प्रश्न पत्र की, वो पहले मैन्युअली होता था, उसी जोन के अंदर होता था। थोड़ा इसमें भी 50 प्रकार की कंप्लेन आती थी, हमको कम नंबर आया, हमको थोड़ा पार्शियल हुआ, उस विषय में थोड़ा ऐसे हो गया। इसको ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग एक नया प्रैक्टिस है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रैक्टिस है। ये अनेक इंस्टीट्यूट उसको अपनाए हैं, विश्व की एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है। सीबीएसई ने अपने रिफॉर्म के नाते उसको अपनाया है। अभी मैं आपको कहूँ 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए, उनमें से 13 लाख विद्यार्थी लौट के आए नहीं कि मैं मेरे नंबर पे डिससैटिस्फैक्शन में रहा है। वो आए नहीं, आए 4 लाख। हर एक साल आते हैं 2-2.5 लाख हर एक साल विद्यार्थी। पहले भी आते थे कि मेरे नंबर पे कुछ विषय है, उसको थोड़ा दोबारा देख लिया जाए, और सीबीएसई उसको देखता था। इस बार उसकी संख्या बढ़ के हो गई 4 लाख। इसकी एक प्रमुख उसमें क्यों ये ओहो की स्थिति हुई कि उन्होंने जब विद्यार्थियों ने एप्लीकेशन किया, ऑनलाइन एप्लीकेशन का पहले भी होती थी, इस बार भी एप्लीकेशन किया, वो पोर्टल जितना तंदुरुस्त होनी चाहिए था, जितना मजबूत होनी था, वो नहीं था। सीबीएसई ने उस पोर्टल को सफलता से चला नहीं पाया। इसके कारण उसमें एक ग्लिच हुई, उसमें क्रैश हो गया। 2-3 दिन की थोड़ा गड़बड़ी हुई, जिसके कारण बच्चों में थोड़ा नाराजगी भी बढ़ी। यह विसंगति को ठीक कर लिया गया है। अभी मेरे पास जो लेटेस्ट जानकारी है, 4 लाख से ज्यादा विद्यार्थी एप्लीकेशन किए कि हमको रीअसेसमेंट करना है, रीइवैल्यूएट करना है। उसमें से उन्होंने 11 लाख क्वेश्चन सेट्स मांगा। ये सब लगभग विद्यार्थियों के पास पहुंच गया है। अभी उस पोर्टल को हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। उसमें आईआईटी की टीम लगा है, नया पेमेंट गेटवे के लिए नया पीएसयू बैंक को इन्वॉल्व किया गया है। ये सारा व्यवस्था ठीक हो जाएगा 1-2 दिनों में। फिर जब नया पोर्टल ऑन हो जाएगा, इसमें फिर बच्चे जिनके पास कॉपी पहुंच गया है वो आएंगे, मेरे पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन पे ये मेरा क्वारी है, या मेरा ये मिसिंग पेज हो गया, या मेरा ये विसंगति हो गया, ये सारे अभी फिर ऑनलाइन वो एप्लीकेशन करेंगे। वो पहले भी करते थे, इस बार भी करेंगे। हमारे इस मंच से टीवी के जरिए आप इस वक्त जो पेरेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको किस तरह से आश्वस्त करेंगे? कितने और दिन में उनकी जो शिकायत है रिवैल्यूएशन को लेकर वो दुरुस्त हो जाएगी और वो वापस उस पोर्टल में अपनी जो शिकायतें दर्ज करा पाएंगे? क्या सीबीएसई इसको लेकर कोई टाइमलाइन है? क्योंकि यूनिवर्सिटी, कॉलेज के एप्लीकेशंस भी उन्हें भरने हैं। देखिए, हमें ध्यान है, सीयूईटी अभी खत्म हुई है। अभी सीयूईटी के एग्जामिनेशन की रिजल्ट आना बाकी है। जेई एडवांस की रिजल्ट 1 तारीख को आएगा। ये दोनों बड़े एग्जामिनेशन को हम 12 की रिजल्ट के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। जेई एडवांस की टीम को बताया गया है और सीयूईटी की टीम को भी बताया गया है कि आप इसको इसके साथ सिंक्रोनाइज करो। 12 की रिजल्ट आने के साथ हो कैसे, जिससे बच्चों का नुकसान ना हो। ये तीनों को हम सिंक्रोनाइज करेंगे, ये एक बात है। दूसरी, अभी जानकारी था, 29 को सीबीएसई ने पोर्टल खोलने के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए पोर्टल खोलने के लिए डेट घोषणा किए थे। अभी मेरे को जानकारी आई है, उसमें मैंने कल खुद गया था अभी सीबीएसई इसको देखने के लिए कि यह पोर्टल रेडी है क्या जी। वो पोर्टल रेडी होने में और कुछ समय लगेगा, शायद कल तक हो जाएगा, जब हम फुल प्रूफ हो जाएंगे। पिछले दिनों में जैसे ग्लिच होके 3-4 दिन एक कमोशन हुई, वो ना हो,
इसलिए फुल प्रूफ पोर्टल के लिए कोशिश किया जा रहा है। सारे टेक्नोलॉजी के लोग लगे हैं उसमें से। मैं आश्वस्त हूँ। दो विषय आपने पूछा, क्या इसकी लिंक कैसे रहेगा फर्दर स्टडीज के लिए, हम उसकी चिंता कर ही रहे हैं, उसको फैक्टरिंग कर ही रहे हैं, और अच्छा पोर्टल के साथ, रोबोस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसको हम जल्द ही लॉन्च करेंगे। आप जिन छात्रों ने इसको लेकर शिकायत की सोशल मीडिया पर, उन्हें पाकिस्तानी करार दे दिया गया, तमाम विवाद इससे बड़ा। विपक्ष और राहुल गांधी उसको दो चीजों का अलग अलग मिलाओ। जो घटना जिन्होंने इस प्रकार चित्रित किया, उन्होंने खुद भी माफी मांगा है। कोई भी विद्यार्थी को, ये प्रजातांत्रिक अधिकार उसका है, उन्होंने सही उठाया, उसको हमने समाधान भी करके दिया। जिन जिन बच्चों ने सोशल मीडिया में या ईमेल के माध्यम से या और किसी, कोई एक लड़का ने भोपाल ने सीधा अपना भोपाल केंद्र पे चला गया, उसको समाधान दिया। समाधान के बाद उन्होंने सोशल मीडिया में अपना कहानी लिखा है। हम सभी का समाधान करेंगे। अभी भी कह रहे हैं, जिनकी भी कुछ विषय और भी ग्रीवांस रह जाएगा, उसको भी मैन्युअली हम उसको समाधान सुनेंगे, उसको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और बाकी रहा राहुल गांधी जी के प्रश्न के ऊपर, मैं इस समय में कोई राजनीतिक भाषा पे उत्तर देना नहीं चाहूंगा। राहुल गांधी जी की एक अभ्यास बनी है, एक बिना तथ्य के ऊपर कुछ आरोप लगाना। पर आपने ये जवाब दिया है और कल भी आपने ये जवाब दिया, लेकिन ये समझना चाहेंगे कि जो कंपनी है कोएम्प्ट एड्यूटेक, जिसको कॉन्ट्रैक्ट ओएसएम का मिला, एक आखिरी सवाल इस पर, फिर मैं नीट पर बढ़ूंगी आगे। क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट नियमों के तहत हुआ था? क्या वो विवादित कंपनी है जिसकी पृष्ठभूमि पर लगातार सवाल उठ रहे हैं? अभी इस वक्त आपके पास क्या? तो राहुल गांधी कहते हैं, जिन्होंने उनकी सरकारों में उसको काम पे लगाया, अभी भी कर्नाटक और तेलंगाना की सरकारों ने उस कंपनी को काम पे लगाया। तो राहुल गांधी जी के दिल्ली के लिए एक मानक कहेंगे और तेलंगाना कर्नाटक के लिए अलग मानक होगा। बाकी रहा उसकी चयन प्रक्रिया, उसमें भी कुछ प्रश्न आई है। उसको भी देखिए, इसको भारत सरकार की जो नीति नियम है उसी तरफ उन्होंने सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पोर्टल में उसको लिया गया, उसको एंगेज किया गया। उसकी कॉम्पिटेंस के ऊपर कुछ प्रश्न आ रही है। उसको भी हमने जो कमेटी बनाई है, उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी प्रोसेस को इवैल्यूएट करने के लिए उनको भी हमने काम दिया है। उसको भी ध्यान देने के लिए मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, प्रक्रिया को उल्लंघन करने को किसी के अधिकार नहीं। जो भी हो उसको जवाबदेही लेना पड़ेगा। उसकी कोई डेडलाइन है इसका? देखो, ये सारे विषय में थोड़ी ना मैं न्यूज लाइन हेडलाइन चलाता हूँ। नीट के री एग्जामिनेशन को लेकर 21 तारीख तय है। कल बहुत बड़ी बैठक भी हुई आपकी और रक्षा मंत्रालय की, संचार मंत्रालय की। तमाम सवाल उठ रहे हैं कि अब कैसे फुल प्रूफ होगा 21 जून को जो री नीट होगा। आप क्या इसमें सेना की मदद ली जा रही है, वायुसेना की मदद ली जा रही है? कितने बड़े स्तर पर इसे फुल प्रूफ बनाने की तैयारी इस वक्त आप लोग कर रहे हैं? नहीं, इसमें कोई सेना की मदद की आवश्यकता नहीं है। कल हमने जो रक्षा मंत्री जी के साथ चर्चा किया, एक स्पेसिफिक काम के लिए 21 जून हमारे पास समय कम है। इसकी ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन को परीक्षा केंद्र तक ले जाने की दायित्व पोस्टल डिपार्टमेंट करती है। पोस्टल डिपार्टमेंट उसको नॉर्मल रूट में अपना जो कोरियर मैकेनिज्म उनकी है उसी में वो करता है। इसको एक टाइम बाउंड और उसको थोड़ा उसकी सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए हमें वायुसेना को अधिकार किया, इसीलिए हम अनुरोध किया। इसीलिए सिंधिया जी और हम दोनों रक्षा मंत्री जी को मिलकर कहे कि जो फेरी वाला काम, पोस्टल की जो ट्रांसपोर्टेशन वाला काम थोड़ा एयरफोर्स कर सकता है क्या, उन्होंने स्वीकृति दिया है, एयरफोर्स उसको करेगा। बाकी इस बार क्वेश्चन पेपर की प्रस्तुति से लेके परीक्षा केंद्र, फिर परीक्षा केंद्र से लेके फिर दिल्ली में उसकी इवैल्यूएशन तक आने की पूरा प्रक्रिया को, पिछले बार भी फुल प्रूफ व्यवस्था था, इस बार भी उसको और मजबूती किया जाए। सारे राज्यों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया जा रहा है, भारत सरकार के अनेकों विभागों को उसके साथ जोड़ के काम को तंदुरुस्त किया जा रहा है।